नमस्कार दोस्तों, आज हर भारतीय के मन में कहीं ना कहीं ज़रूर है एक बड़ा सवाल। चीन भारत से इतना आगे कैसे निकल गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत कभी चीन को पीछे छोड़ पाएगा? आज जब हम ये सवाल पूछते हैं तो हमें पीछे जाकर देखना होगा, क्योंकि कहानी आज की नहीं है, कहानी लगभग 45 वर्ष पुरानी है। दोस्तों, 1990 का दौर याद कीजिए। उस समय भारत और चीन दोनों की अर्थव्यवस्थाएं लगभग एक ही लेवल पर थी। 1990 में भारत की जीडीपी करीब 320 अरब डॉलर थी और चीन की जीडीपी करीब 360 अरब डॉलर थी। मतलब फर्क इतना नहीं था कि कोई सोच भी सके कि आने वाले समय में इतना बड़ा अंतर हो जाएगा। लेकिन आज हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। आज चीन की अर्थव्यवस्था करीब 18 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था करीब 4.1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। यानी चीन आज भारत से 4 गुना अधिक बड़ा है अर्थव्यवस्था के मामले में। आज चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत 5वें स्थान पर है। ये अंतर किसी एक साल में नहीं बना दोस्तों, ये 4 दशकों की नीति, प्राथमिकताओं और फैसलों का नतीजा है। दोस्तों, आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से चाय कॉफी बना के बैठ जाइए, क्योंकि ये पूरी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो आंकड़े हम पेश करेंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये जानना है कि चीन ने 1970 से 2000 के बीच अपनी अर्थव्यवस्था की दिशा बदल दी। कैसे? 1970 के दशक के अंत तक चीन एक बंद और नियंत्रित अर्थव्यवस्था था। 1976 में चीन के प्रभावशाली नेता माओ त्से तुंग के निधन तक चीन में न निजी निवेश था, न विदेशी पूंजी और न ही बाजार आधारित व्यवस्था। 1978 में चीन की अर्थव्यवस्था करीब 150 अरब डॉलर और प्रति व्यक्ति आय लगभग 200 डॉलर थी। 1978 में सत्ता में आए चीन के आर्थिक सुधारों के जनक कहे जाने वाले देंग शाओपिंग के साथ चीन की दिशा बदलती है। उन्होंने रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप नीति लागू की, यानी समाजवादी ढांचे में रहते हुए बाजार और विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खोलना। नतीजा ये हुआ कि 1978 से 1990 के बीच चीन की जीडीपी औसतन 9 से 10% दर से बढ़ने लगी। सबसे पहले सुधार कृषि क्षेत्र में हुए। हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम के तहत किसानों को जमीन इस्तेमाल की आज़ादी मिली। 1978 से 1984 के बीच कृषि उत्पादन 30% से ज़्यादा बढ़ा और ग्रामीण आय लगभग दोगुनी हो गई। इसके बाद 1980 के दशक में चीन ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए। शेंज़ेन जैसे शहरों में टैक्स छूट, आसान नियम और विदेशी कंपनियों को निवेश की अनुमति दी गई। शेंज़ेन की जीडीपी 1980 में मात्र कुछ मिलियन डॉलर से बढ़कर सन 2000 तक 20 अरब डॉलर से अधिक हो गई। चौंकाने वाले आंकड़े थे। साथ ही टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइजेस के जरिए गांवों में उद्योग पहुंचे। 1990 के दशक तक 13.5 करोड़ लोग इन इकाइयों में काम करने लगे, जिससे कृषि निर्भरता घटी। 1990 के दशक में राष्ट्रपति बने पैरामाउंट लीडर कहे जाने वाले जियांग जेमिन के दौर में सुधारों का दूसरा चरण आया। सरकारी कंपनियों में बदलाव हुए, छोटी घाटे वाली इकाइयां बंद या निजी हाथों में दे दी गईं और बड़ी कंपनियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया गया। इसी दौर में चीन ने निर्यात आधारित मॉडल अपनाया, उसको बढ़ाया। 1978 में चीन का निर्यात 10 अरब डॉलर से भी कम था, जो सन 2000 तक आते आते बढ़कर 250 अरब डॉलर से ज़्यादा हो गया। इन सभी नीतियों का असर साफ दिखा। चीन की जीडीपी 1978 में 150 अरब डॉलर, 1990 में 400 अरब डॉलर और साल 2000 तक 1.2 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गई। सोचिए, साल 2000 के बाद चीन ने उसी नींव पर रफ्तार और तेज कर दी। 1993 से 2003 तक चीन के राष्ट्रपति रहे जियांग जेमिन के बाद पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के राष्ट्रपति बने हु जिनताओ और फिर सी जिनपिंग के दौर में चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल सप्लाई चेन पर पूरा कंट्रोल बना लिया। WTO में एंट्री, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री, मल्टीनेशनल कंपनियों की भरमार, सस्ती लेकिन संगठित लेबर और लॉन्ग टर्म प्लानिंग ने चीन को दुनिया का प्रोडक्शन हब बना दिया। सन 2000 में जहां चीन की जीडीपी करीब 1.2 ट्रिलियन डॉलर ही थी, जैसा हमने अभी बताया, वहीं 2025 तक चीन 18 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा की अर्थव्यवस्था बन चुका है। चीन ने 1978 के बाद एक बिल्कुल साफ नीति अपनाई। विदेशी कंपनियों को बुलाओ, उन्हें ज़मीन दो, बुनियादी ढांचा दो, लाइसेंसिंग तेज करो
और मैन्युफैक्चरिंग को देश की रीढ़ बनाऊं। आज इसका नतीजा ये है कि चीन की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा करीब 25 से 26% है, जबकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान सिर्फ 12 से 14% के बीच है। यहीं से असली फर्क शुरू होता है। तो सवाल सीधा है, ऐसा हुआ कैसे? असल में फर्क शुरू हुआ 1970 के दशक के आखिर में, जब चीन ने एक बहुत बड़ा और बहुत कठोर फैसला लिया। चीन ने उस समय कहा, पहले देश बनाओ, बाकी सब बाद में। उन्होंने तय किया कि देश के अंदर जो भी राजनीतिक, सामाजिक या वैचारिक उलझने हैं, उन्हें फिलहाल साइड में रखो और पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर करो, इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहीं से चीन ने अपने दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तीनों एक साथ। दोस्तों, इसे ही कहते हैं विकास करने का मास्टर स्ट्रोक। चीन ने विदेशी कंपनियों से साफ कहा, अगर तुम्हें फैक्ट्री लगानी है तो आओ, हमारे यहाँ लगाओ। ज़मीन चाहिए, बताओ कितनी चाहिए, 100 एकड़, 200 एकड़ या 500 एकड़। चीन ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए सब सिस्टमैटिक और आसान किया। चीन में लोकतंत्र नहीं था, इसलिए फैसले तेज थे। गांव हटाने से लेकर कोई धार्मिक स्थल हटाने तक सभी निर्णय तत्काल किए गए। कोई अदालत, कोई दशक भर का मुकदमा नहीं, बस विकास को केंद्र में रखा गया। और यही वजह थी कि 1990 से 1910 के बीच हजारों विदेशी कंपनियां चीन की ओर शिफ्ट हो गईं। कंपनियां आती रहीं, उन्हें जमीन मिलती रही, सभी लाइसेंस मिलते रहे, सड़क, बिजली, पानी, हर सुविधा सब आसानी से उपलब्ध कराए गए। कर्मचारी सस्ते, अनुशासित और स्किल्स सीखने को तैयार। चीन ने एक और बेहद चालाक काम किया। उसने विदेशी कंपनियों को आने दिया, लेकिन पूरी तरह खुली छूट नहीं। विदेशी इंजीनियर आए, टेक्नोलॉजी आई, लेकिन मजदूर ज़्यादातर चीनी ही रखे गए। इससे उनकी अर्थव्यवस्था के साथ साथ रोजगार भी मजबूत हुआ। धीरे धीरे वही मजदूर सीख गए, पेंट कैसे होता है, पार्ट्स कैसे बनते हैं, मशीन कैसे चलती है, और कुछ ही सालों में वही मजदूर अपने खुद के कारखाने खोलने लगे। सोचिए क्या मास्टर स्ट्रोक था। सोचिए दोस्तों, चीन ने क्या सॉलिड और लॉन्ग टर्म प्लान बनाया। पहले चीन ने सस्ता माल बनाया, क्वालिटी कमज़ोर थी, लेकिन कीमत इतनी कम थी कि पूरी दुनिया का बाजार कब्जा हो गया। बाजार कब्जा करने के बाद क्वालिटी भी सुधारी गई। आज मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल, बैटरी, लगभग हर सेक्टर में चीन दुनिया में टॉप पर। अब जरा भारत की तरफ आइए, एक नज़र मारते हैं। भारत ने यही रास्ता करीब 15 साल बाद 1991 में अपनाया, लेकिन दोस्तों तब तक चीन बहुत आगे निकल चुका था। आखिर 1980 से 1990 के बीच भारत किस में उलझा रहा, हम बताते हैं। जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, सामाजिक आंदोलन, आरक्षण का बवाल, लगातार राजनीतिक अस्थिरता। उसी समय जब चीन फैक्ट्रियां खड़ी कर रहा था, भारत अंदरूनी लड़ाइयों में उलझा हुआ था। कंपनियां जब भारत आती थी तो उन्हें क्या मिलता था? सोचिए, जमीन खरीदो तो 10 किसान खड़े हो जाते थे, 10 दावे हो जाते थे, 10 मुकदमे लग जाते थे। लाइसेंस चाहिए तो कोई कहता था साहब छुट्टी पर हैं, कोई कहता था फाइल अटकी है। व्यापार के लिए पर्यावरण या किसी अन्य विभाग की मंजूरी चाहिए तो कोई तय समय सीमा नहीं थी। ये भारत का हाल था। कंपनियां डर गईं। उन्होंने कहा, इतना रिस्क क्यों ले भाई, चलो इससे बेहतर चीन है। और यही हुआ। चीन बन गया वर्ल्ड फैक्ट्री और भारत बन गया वर्ल्ड बैक ऑफिस। लेकिन इतनी आबादी, इतना क्षेत्रफल और इतने संसाधन होने के बावजूद भारत क्यों चीन से पिछड़ता चला गया? चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, फिर भी हम सबसे ज़्यादा व्यापार चीन के साथ करते हैं। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? जो सामान चीन से मिलता है वही सामान दोस्तों उसी रेट पे वियतनाम से भी मिलता है, लेकिन हम वियतनाम से नहीं खरीदते। यहाँ कोई भी बदलाव होता है, कोई भी बवाल होता है, हम टी शर्ट पहनकर बॉयकॉट चाइना करते सड़क पे उतर जाते हैं। मज़े की बात समझिए कि वो टी शर्ट भी चीन में छपती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ने समय के साथ समझ लिया कि वो भारत ही है जहाँ सबसे ज़्यादा चोर, घूसखोर और बेईमान भरे हुए हैं, वो भी बहुत सस्ते रेट में। चीन करोड़ों रुपए हमारे नेताओं और अधिकारियों को घूस देता है और वही नेता अधिकारी पॉलिसी बना रहे होते हैं, फिर बाद में देशभक्ति के भाषण होने लगते हैं मंचों पे। ये बात कुछ लोगों को बुरी जरूर लग सकती है, लेकिन है सच। ये हमारे आंकड़े नहीं है, लंबी फहरिस्त है दोस्तों, आप इंटरनेट जरा खंगाल के देखिए। लेकिन भारत ने आईटी और सर्विस सेक्टर में शानदार काम किया है, इसमें कोई शक नहीं।
लेकिन सच्चाई ये है कि बिना मैन्युफैक्चरिंग के कोई देश सुपर पावर नहीं बन सकता। आज भी फर्क साफ दिखता है। भारत में एक बड़ा ब्रिज बनने में 10-15 साल लग जाते हैं। चीन हर साल दर्जनों ब्रिज और एक्सप्रेसवे बना देता है। भारत में एक कंपनी कहती है फैक्ट्री बनाने में 3 साल लगेंगे साहब। चीन कहता है 18 महीने में चालू करके दिखाओ, और वो करके दिखाता है। ये फर्क है। अब सवाल ये है, क्या भारत सब कुछ खो चुका है? शायद नहीं। आज भी भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, और वो ताकत है हमारी युवा आबादी। आज भी IMF और वर्ल्ड बैंक मानते हैं कि भारत आने वाले वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत ने डिफेंस, ड्रोन, जहाज, हथियार जैसे सेक्टरों में 100% FDI की अनुमति दी है। लेकिन सिर्फ दरवाजा खोलना काफ़ी नहीं है। अगर भारत को सच में चीन से टक्कर लेनी है तो उसे 3 चीज़ें और करनी होंगी। पहली, फैसले तेज करने होंगे, जैसे चीन ने अपनाया रास्ता। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार निवेश करना होगा। और तीसरा, हमारी सोच बदलनी होगी। गरीबी हटाओ के आगे बढ़कर अमीरी लाओ की सोच। गरीबी रेखा से बाहर निकलना इलाज नहीं है। इलाज है आत्मनिर्भर, कुशल और समृद्ध बनना। लेकिन भारत में कुछ अमीर ही अमीर हो रहे हैं और गरीब होता जा रहा है। ऐसा क्यों? चीन और भारत अब 2 अलग रास्तों पर हैं। चीन का रास्ता है अनुशासन और तेज फैसले। भारत में लोकतंत्र और धीमी लेकिन स्थायी प्रक्रिया का रास्ता है। भारत चीन की कॉपी नहीं बन सकता दोस्तों, लेकिन अपने मॉडल से एक मजबूत भारत जरूर बनाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ। आप देख रहे हैं द रिफॉर्म। वीडियो के बारे में अपना कमेंट ज़रूर बताएं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।